बहू का लौटा बचपन। रश्मि की सास उससे बहुत काम कराती थी और वो इस बात से बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन सास कहती है, बहू, रसोई का काम खत्म हो जाए तो मेरे कमरे में आ जाना, कमरे की सफाई करनी है। ये कहकर सास वहां से चली जाती है। ये सासू माँ भी ना एक के बाद एक काम देती ही जाती है, जैसे कि मैं कोई बोतल से निकली हुई जिन हूँ। रश्मि अपनी सास के कमरे में जाती है और स्टूल पर चढ़कर अलमारी से सामान निकाल रही होती है। अरे बहू, संभाल कर, मेरा सामान तोड़ मत दियो। वाह, इन्हें अपनी बहू की कोई चिंता नहीं है, सामान की पड़ी है कि वो ना टूट जाए। अब तो इनका सामान तोड़ना ही पड़ेगा। रश्मि सामान हाथ में पकड़ लेती है और नाटक करने लगती है। सास ये देखकर घबरा जाती है। अरे बहू, मेरा सामान बचाकर कहीं गिर ना जाए। हाँ हाँ मम्मी जी, नहीं गिराऊंगी आपका सामान। रश्मि का सच में बैलेंस बिगड़ जाता है। अरे मेरा तो सच में बैलेंस बिगड़ रहा है। रश्मि स्टूल से नीचे गिर जाती है और उसका सर बेड से लग जाता है। रश्मि के सर में दर्द हो रहा होता है। वो बेहोश नहीं हुई होती है, लेकिन वो आंखें मूंद कर पड़ी रहती है। ये देखकर उसकी सास घबरा जाती है। अरे बहू, ठीक तो है ना? तो बोलती क्यों नहीं बहू? ये अच्छा मौका है, बेहोशी का नाटक कर लेती हूँ, काम से तो बच जाऊंगी। सास रश्मि को बेड पर लेटा देती है और अपने बेटे सूरज और डॉक्टर को फोन करती है। वे दोनों कुछ ही देर में घर आ जाते हैं। सर पर चोट आने की वजह से ये बेहोश हो गई है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, ये मंगा लीजिएगा। उफ, वो ठीक हो जाऊंगी तो फिर से काम करना पड़ेगा। क्या करूं? अरे हाँ, ऐसी तरकीब निकाली है जिससे काम भी नहीं करना पड़ेगा और मेरी प्यारी सासू माँ को भी सबक सिखाने का मौका मिल जाएगा। डॉक्टर चले जाते हैं और रश्मि होश में आती है। तब वो बच्ची बनकर याददाश्त खोने का नाटक करने लगती है। अरे बेटा, ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ माँ, मैंने भी आवाज़ सुनी। फिर से रोने की आवाज़ आती है। अरे ये तो मेरे कमरे से आ रही है। वो दोनों कमरे में आते हैं तो रश्मि रो रही होती है और बच्चों की तरह हरकतें कर रही होती है। दोनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। मेरे मम्मी जी पापा कहाँ है? मुझे आइसक्रीम खानी है। अरे सूरज, ये तो बच्चों की तरह बर्ताव कर रही है। हाँ माँ, लगता है चोट लगने से इसके दिमाग पर असर हुआ है। आप लोग कौन है? मुझे मम्मी के पास जाना है। अंकल अंकल, मुझे मम्मी के पास जाना है। अंकल? अरे रश्मि, मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है? पति क्या होता है अंकल? और ये बूढ़ी आंटी कौन है? बूढ़ी आंटी? बूढ़ी किसको बोला? बूढ़ी को बूढ़ी नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूंगी? तुझे तो अभी बताती हूँ मैं। बूढ़ी आंटी, गंदी बूढ़ी आंटी, गंदी बूढ़ी आंटी। मैं कल ही डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ रश्मि को। अगले दिन सुबह रश्मि की सास सारा काम खुद करती है और ये देखकर रश्मि को बड़ा मजा आ रहा होता है। अरे वाह, इस नाटक में तो बड़ा ही मजा आ रहा है। चलो थोड़ी और सेवा करवाते हैं सासू माँ से। आंटी, मुझे ना भूख लगी है। अरे इतनी देर से मेरा सर खा रही है, तेरी भूख नहीं मिटी। अब क्या खाना है तुझे? मुझे चॉकलेट शेक पीना है। अरे मुझे नहीं आता चॉकलेट शेक बनाना। मुझे चॉकलेट शेक चाहिए, मुझे चॉकलेट शेक चाहिए। अच्छा, मेरी माँ चुप हो जा, लाती हूँ बनाकर चॉकलेट शेक। रश्मि अपनी सास से खूब काम करा रही होती है और अपने नाटक का जमकर फायदा उठा रही होती है। रश्मि पूरे घर को बार बार गंदा कर देती है और उसकी सास बार बार सफाई कर रही होती है। ए बहू, तुझे समझ में नहीं आ रहा? कितनी बार कहा है कि एक जगह बैठ, अभी एक थप्पड़ लगाऊंगी तुझे। रश्मि रोना शुरू कर देती है।
अरे अच्छा बाबा, माफ कर दे, मत रो। तुझे जो करना है कर, पर रो मत मेरी माँ। रश्मि अपनी सास की नाक में दम कर देती है। कुछ देर बाद सूरज फिर से डॉक्टर को लेकर आते हैं और डॉक्टर पूरी तरह रश्मि की जांच करता है। मुझे लगता है कि इनको हॉस्पिटल में ले जाकर स्कैन करना होगा, तभी कुछ पता चल पाएगा। बाप रे, मर गई। ये तो हॉस्पिटल ले जाने की बात करने लगे हैं। नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना डॉक्टर अंकल, गंदे अंकल, मुझे नहीं जाना। डॉक्टर तभी एक इंजेक्शन निकालते हैं और रश्मि को लगाने जा रहे होते हैं। नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन मत लगाइए डॉक्टर, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। मैं तो नाटक कर रही थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर और रश्मि की सास और पति एकदम दंग रह जाते हैं और रश्मि के इस नाटक का हो जाता है दी एंड। आप सोच रहे होंगे 9 रूप तो देवी के होते हैं, फिर बहू? भाई बहू भी तो लक्ष्मी का रूप है। तो जब बहू के पैर पड़ने से घर में समृद्धि आती है तो और क्या क्या होता है, जरा देखिए। रामलाल और श्यामलाल 2 भाई थे। दोनों बड़े ही प्यार से साथ ही एक ही घर में रहते, लेकिन दोनों की बीवियों का रवैया एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। एक दिन रामलाल की बीवी कहती है, अरे रमा, ये क्या कर दिया? सारा कचरा पूरे घर में फैला दिया। माफ करना दीदी, मैंने रखा तो एक ही जगह था, लेकिन हवा इतनी तेज चली कि उड़ गया। अभी उठा देती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी करो। और एक बात, अब भाई साहब से बोल देना कि 2 रसोई कर ले। पता तो है मेरा बेटा सोहन बड़ा हो गया है, अब लड़की वाले भी आने लगे हैं, तो उसकी शादी हो ही जाएगी इस साल। हाँ हाँ दीदी, मेरा बेटा विहान भी तो बड़ा हो गया है और उसकी भी तो शादी होनी है। ठीक कहती हैं आप। अब हम ऊपर वाले तल्ले पर शिफ्ट हो जाएंगे। मैं विहान के पापा से बात कर लेती हूँ। बात नहीं करना, शिफ्ट होना है, क्योंकि मैं अब साथ नहीं रह सकती। हाँ हाँ दीदी, ठीक है ना। फिर क्या, हो जाते हैं एक घर के एक परिवार के 2 टुकड़े और 2 रसोई, दोनों के बेटों की शादी। और फिर शुरू होती है कहानी। अरे मेरी बहू तो ढेर सारा दहेज लाई है, ये देखो, बड़ा टीवी, एसी, कार और गहने भी। दीदी ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन है कहाँ आपकी बहू? अब वो सो रही है, थोड़ी रिजर्व टाइप की है ना, अपने ही कमरे में रहती है और ज्यादा बात भी नहीं करती। तभी रमा की बहू की आवाज आती है। माँ कहाँ है आप? जल्दी आइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है और मुझे भी भूख लग रही है। आ रही हूँ बेटा, रुक। दीदी चलूं क्या? ये लड़की मेरे साथ ही बैठकर खाती है, वैसे भी भूख लगाई है। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी श्यामा की बहू बाहर आती है और बाहर की ओर जाने लगती है। अरे बहू, कहीं जा रही हो क्या? क्या है माँ जी, बिना बात के ठोका मत करो। जा रही हूँ मैं। वैसे भी मेरे पापा ने कार घर में रखने को तो नहीं दी है ना। अरे नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, घूमो घूमो। मैं तो कहती हूँ मुझे भी साथ लेकर जाया करो, साथ ही घुमा करेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। वैसे भी मैं शॉपिंग में जा रही हूँ, कहाँ आपको टांगती फिरूंगी। ये बोलकर श्यामा की बहू निकल जाती है। तभी उसके कान में ऊपर वाले तल्ले से हंसने की आवाज आती है। और ये कौन इतनी जोर जोर से हंस रहा है? ऊपर जाती है, जहां वो देखती है कि रमा और उसकी बहू साथ बैठकर बातें कर रही होती हैं। फिर तो मम्मी जी इतना मजा आया कि मैं क्या बताऊं। हाँ हाँ बहू, सुनने में ही हंसी नहीं रुक रही। तू तो वहां मौजूद थी। तभी दोनों की नजर श्यामा पर पड़ती है। अरे ताई जी आइए ना, आइए। वो उनके पैर छूती है और फिर चाय बनाकर लाती है। श्यामा अकड़कर कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं चाय वाय नहीं पीती, बस हंसने की आवाज आ रही थी तो सोचा बता दूं कि टीवी की आवाज धीमी कर लो। अरे टीवी वो देखो दीदी, धूल खा रहा है, वक्त ही नहीं मिलता देखने का। बहू के साथ वक्त कैसे बीत जाता है, इसकी बातें और किस्से कहानी किसी सीरियल से कम नहीं होते।
श्यामा को खुशहाल रमा को देखकर जलन होती है। हाँ हाँ, मैं तो तंग आ जाती हूँ इतनी सारी बातें करके, मुझे तो सुकून पसंद है। ये कहकर श्यामा चली जाती है। अगले दिन रमा अपनी बहू के साथ घर से जा रही होती है कि तभी दरवाजे में श्यामा उन्हें टोकती है। अरे कहाँ जा रही हो दोनों? अरे देखिए ना दीदी, इसे शॉपिंग करने जाना था। मैंने कहा अकेली चली जा, तो कहने लगी मम्मी जी आप घर में अकेले बोर हो जाओगे ना, आप भी चलो हमारे साथ। अरे अब इस उम्र में तू कहाँ घूमेगी? अब देखते हैं दीदी, जहाँ ये लड़की घुमा दे। अब मेरी बहू भी कल गई थी कार चलाकर। हाँ। तभी रमा की बहू कहती है, ताई जी मुझे तो कार चलानी नहीं आती, लेकिन हाँ इस सुहाने मौसम में मम्मी जी को स्कूटी की सैर करा देती हूँ। श्यामा का मुंह बंद हो जाता है। वो अपने कमरे में चली जाती है जहाँ उसकी बहू बैठकर अकेली टीवी देख रही होती है। बहू तू भी कुछ बातें किया करना, मैं अकेले अकेले बोर हो जाती हूँ। तो क्या मैं यहाँ आपको एंटरटेन करने आई हूँ? देखिए मम्मी जी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये टीवी मेरे पापा ने दी थी, तो ये टीवी कल तक मेरे कमरे में लग जानी चाहिए, समझिए आप। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। श्यामा सोच लेती है कि वो अब ये सारी बातें अपने बेटे को बताएगी। शाम को उसका बेटा जब घर आता है, अरे देख बेटा, तेरी बीवी सारा दिन अपने कमरे में रहती है, न बात करती है न चित। मैं बूढ़ी सारा दिन भूत की तरह अकेली घूमती रहती हूँ घर में। अरे माँ मैं क्या बोलूं, मैंने कई बार उसे बोला कि सबके साथ उठा बैठा करो, हंसा बोला करो और मिलकर रहो, लेकिन वो कहती है कि उसका मन ही नहीं करता। अरे क्यों मन नहीं करता है? ऐसा क्या हो गया? माँ तुझे याद है, उसके पिता ने कार देने से मना कर दिया था, कहा था कि उनके पास पैसे नहीं है, साथ ही तेरे सामने हाथ भी जोड़ा था, लेकिन कैसे तूने उसके पिता के साथ बुरा व्यवहार किया था। उन्हें कहा था कि पैसे नहीं है तो किसी भिखारी से शादी कर दो अपनी बेटी की। हाँ हाँ बेटा, तभी तो आज दरवाजे पर इतनी लंबी कार खड़ी है। बस माँ, तो अब तू उस कार से ही बात कर और उससे मन लगा, क्योंकि पिता के आंखों का आंसू आपकी बहू के दिल तक उतर चुका है और आपकी इज्जत उसकी नजर में। अब श्यामा को समझ आता है कि कुछ निर्जीव चीजों से घर भरने से अच्छा है कि सजीव चीजों से जिंदगी भरी जाए। नौकरानी एक घर के लिए कितनी जरूरी होती है, आइए देखते हैं। अरे बहू, ये देख सारा साबुन बर्तन में रह गया। ये नौकरानी कोई काम नहीं करती, गंदा काम करके चली जाती है और ढेर सारा पैसा ले जाती है। अरे मम्मी जी, उसने तो साफ किया ही था, मेरे ही हाथ से इस ग्लास में सर्फ गिर गया था। अरे बस कर झूठी, उसे बचाने के लिए सारी जुगत लगा ले, लेकिन मैं तो इसे निकाल कर ही रहूंगी। हमारे जमाने में ना कोई नौकरानी थी और ना ही ये चिकने बर्तन। चूल्हे के जले बर्तनों को राख रगड़ कर साफ किया करती थी मैं। अरे माँ जी, मैं कहाँ बचा रही हूँ उसे, और वैसे भी आजकल नौकरानी जरूरत नहीं, स्टेटस सिंबल बन गया है। अब आप बताओ, मैं मुन्ना को नीचे घुमाने ले जाऊं तो लोगों से क्या बोलूं? झाड़ू पोछा खुद लगा रही हूँ, लोग सीधा यही पूछते हैं कि कौन सी नौकरानी काम कर रही है तेरे घर पर। अरे बस कर, ये भी कोई बात होती है? मम्मी जी, आप नहीं समझेंगी। शाम को नौकरानी घर आकर काम कर ही रही होती है कि सास को कहती है, माँ जी एक बात बोलूं, बुरा न मानना। अरे वैसे तो मुझे तेरी शक्ल ही पसंद नहीं है, बात क्या खाक पसंद आएगी। अरे माँ जी सुन तो लीजिए क्या कह रही है। तो मैंने कौन सा उसका मुंह पकड़ लिया है? अरे माँ जी, वो लाल साड़ी पहनती हो ना पहना करो। सास का गुस्सा अब तो 7वें आसमान पर होता है। अरे वाह जी वाह, क्यों ना पहना करूं? और तू होती कौन है ये बताने वाली कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं? अरे माँ जी पूरी बात तो सुन लो, वो बोलना क्या चाह रही है। अरे बुरा न मानो आंटी जी। अरे कौन आंटी? अपनी उम्र देखी है तूने? 2-4 साल ही छोटी होगी मुझसे और मुझे आंटी बोल रही है। बहू सर पर हाथ रख लेती है। अरे अच्छी खासी उम्र दराज हो और आंटी ना बोलूं, मैं तुम्हारी बहू से भी 4 साल छोटी हूं। क्यों दीदी? बोलती भी क्या, एक तरफ सास यानी पति की माँ, तो दूसरी तरफ नौकरानी जिसके बिना घर का काम नहीं चल सकता।
वो दरअसल माँ जी की शादी पे बहुत जल्दी हो गई थी ना। अच्छा ये झगड़ा छोड़ो, ये बताओ तुम माँ जी को लाल साड़ी पहनने से क्यों मना कर रही हो? वो ना, इनकी उम्र की सारी औरतें सोसाइटी में इनके लिए बात करती हैं कि तुम्हारी सास बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम है। बहू को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। अरे वाह वाह, कौन बोलता है जी? खुद क्या है यहाँ की औरतें, बाल सफेद लेकिन टाइट जींस और कोई कुछ भी पहने। अरे पहनना हमारा निजी हक है, किसी को कुछ हक नहीं बनता कि वो मेरी सास के लिए कुछ बोले। मैं आज ही जाकर माँ जी के लिए लाल जींस लेकर आऊंगी, फिर देखो कोई क्या बोलता है। अरे चुप लाल जींस। अरे सुन नौकरानी की बच्ची, जाकर बोल दे उन लोगों से कि उन लोगों की तरह मैं उड़ती नहीं फिरती हूँ घर बार छोड़कर। अपने बच्चों और नाती पोतों में मन लगाती हूँ, ना कि सारा दिन ताश के पत्तों में आंख गड़ाकर 3 पत्ती खेलूं। नौकरानी वहां से चली जाती है। वैसे बहू, नौकरानी के क्या फायदे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन सबसे अच्छा तो ये कि पता चल जाता है कि कौन किसके लिए क्या बोल रहा है। सोसाइटी में तेरा नौकरानी रखने का इरादा बिल्कुल ठीक था। अगले दिन उन लोगों के घर की बेल बजती है। बहू दरवाजा खोलती है कि सामने कुछ औरतें खड़ी होती हैं। अरे बहू, कहाँ है तेरी सास? बुला जरा। अरे बहन जी, आप सारी एक साथ आइए आइए, कैसे आना हुआ? अरे 3 पत्ते खेलने आई हैं, क्यों खेलोगी? क्यों नहीं, वैसे भी बड़े दिन हो गए, एंटरटेनमेंट हुआ नहीं। बहू जा जाकर पकोड़े तो बना ला। अरे बस करिए, आगे कुछ पीछे कुछ। वैसे तो कहती हैं कि परिवार पर ध्यान देती हैं, हमारी तरह 3 पत्तियां नहीं खेलती। हमने कौन सा परिवार छोड़ दिया? सास सक पका जाती है। अब ये किसने कहा? मैं तो कहती हूँ कि मैं भी थोड़ा बाहर निकलूं। आपने ही तो कमला नौकरानी से ये सारी बात की थी। सास और बहू को अब सारी कहानी समझ आ जाती है कि सोसाइटी की औरतें क्यों भड़क रही हैं। माफ करिए आंटी, मैं छोटी हूँ, लेकिन फिर भी पहले तो आप लोगों ने माँ की लाल साड़ी का मजाक उड़ाया था ना। हाँ हाँ, उड़ाया था, लेकिन उससे पहले तो तुम लोगों ने हमारी जीन्स के बारे में बात की थी। अरे क्यों ना पहने हम जीन्स, तुम्हारे पैसों की थोड़ी ना है। सास और बहू सर पकड़कर बैठ जाती है। देखा बहू, ये खेल कर गई तेरी नौकरानी, यहाँ की बात वहां तो वहां की बात यहाँ। दोनों किसी तरह औरतों को समझा बुझाकर घर भेजती है और कसम खाती है कि नौकरानी को नौकरानी ही रहने देंगी। लड़का बनी बहू। पूरे 28 साल का हो चुका था ऋषभ, लेकिन शादी करने को तैयार ही नहीं था। माँ बाप पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। जब भी किसी लड़की का रिश्ता ऋषभ के लिए लेकर आते तो वो शादी करने से साफ मना कर देता, चाहे लड़की कितनी भी सुंदर, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ऋषभ के माँ बाप को इसकी वजह समझ में नहीं आ रही थी। अरे ऋषभ बेटा, अच्छी खासी नौकरी लग गई है, दिखता भी इतना अच्छा है, आखिर बात क्या है, तुझे शादी क्यों नहीं करनी? देख, तू हमारा इकलौता बेटा है, अगर तू शादी नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? लेकिन मैं शादी करना ही नहीं चाहता, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती। अरे बेटा, अगर कोई लड़की तुझे पसंद हो तो उससे शादी कर ले, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हाँ ऋषभ बेटा, अब देख, तेरी माँ से भी काम नहीं होता, घर में एक बहू आ जाएगी तो कम से कम घर का माहौल भी अच्छा होगा और तेरी माँ को मदद भी मिल जाएगी। लेकिन मम्मी पापा कहा ना, मुझे लड़कियां पसंद ही नहीं आती। अरे लड़कियां पसंद नहीं आती तो क्या लड़का पसंद आता है? वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। ऋषभ की बात सुनकर उसके माँ और पापा का सर चकरा जाता है। कुछ दिनों के लिए ऋषभ अपने ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाता है और जब लौट कर आता है तो सामने का नजारा देखकर उसके माँ पापा बेहोश होते होते रह जाते हैं। अरे ये क्या, ये तुम्हारे साथ कौन है? माँ, ये दीपक है, मेरी पत्नी, हम दोनों ने शादी कर लिया है। दीपक तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकता है? अरे दीपिका होती तो बात समझ में भी आती, ये तो लड़का है। तो क्या हुआ पापा, आजकल तो ये सब फैशन में है और मैंने आपको बताया था कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं आती। अरे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम दीपक को दीपिका बनाकर ले आओगे। मुझे बहू चाहिए, बहू के रूप में, ये आदमी नहीं। लेकिन मम्मी जी, मैं आपकी बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, मेरा मतलब करता हूँ।
अरे इसको तो करती हूँ का अंतर भी नहीं पता। लेकर जाए इसे वापस। अगर आपने इसे घर से बाहर निकाला पापा तो मैं भी इसी के साथ चला जाऊंगा। मैं ऋषभ के बिना जी नहीं सकती। मेरा मतलब जी नहीं सकता। हमारा जिंदगी भर का साथ है, प्लीज हमें अलग मत कीजिए मम्मी जी, पापा जी। हे भगवान, ये तूने क्या दिन दिखाया। तेरे बेटे को थोड़ी अकल दे दे, लड़के को बहू बनाकर घर में ले आया है। अब क्या होगा, हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। माँ बेकार में परेशान हो रही हो। दीपक आपके सारे काम करेगी और एक अच्छी बहू की तरह आपके साथ रहेगी, देखना। पहले तो खुद तो क्लियर कर ले कि यह कुछ करेगा या करेगी, बाद में हम सोचते हैं कि हम क्या करें। बहू के आने के बाद क्या कहते हैं, मुंह दिखाई की रस्म, तो आप भी वही कर लीजिए। आप चाहे तो मैं पूरे मोहल्ले में न्योता दे आती हूँ। अरे रहने दे, तेरी वजह से बेइज्जती और ज्यादा होगी। आई बड़ी, अब मेरा मतलब है आया बड़ा न्योता देने वाला। अगले दिन सुबह के बाद दीपक बड़ी नजाकत से चलता हुआ सबके लिए चाय बनाकर सुबह सुबह बालकनी में आ जाता है। प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम पापा जी। ये देखिए, चाय बिल्कुल आपकी पसंद की है। मुझे ऋषभ ने सब कुछ बता दिया था कि आपको क्या क्या पसंद है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये क्या नौटंकी है? नौटंकी कहाँ है? माँ देखिए तो, मेरा दीपक आपका कितना ख्याल रख रहा है। लाओ, अब जो भी है जैसी भी है चाय पियेंगे ही सही। थोड़ी देर के बाद वैसे दीपक, चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। अगले दिन अजी सुनते हैं, आज पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। लग रहा है घुटनों में फिर से कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर ने वो दवाई दी थी, उसकी मालिश करो ना अपने घुटनों पर, आराम मिल जाएगा। वो क्या है ना, खुद के हाथों से ठीक से मालिश नहीं हो पाती। अरे मम्मी जी, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना। लाइए, मैं आपके पैरों पर मालिश कर देता हूँ, मेरा मतलब कर देती हूँ। अरे रहने दे, घर में बहू होती तो सेवा करती, यहाँ तो आदमी बहू बनकर बैठा हुआ है। मम्मी जी नाराज मत होइए, एक बार मुझे मौका तो दीजिए आपकी सेवा करने का। अच्छा ठीक है, ये ले दवाई लगा दे। दीपक बहुत अच्छे तरीके से घुटनों की मालिश करता है। थोड़ी देर के बाद इतना आराम मिल रहा है क्या बताऊं। ऐसा लग रहा है मेरे घुटनों में कभी तकलीफ थी ही नहीं। लगता है तुम्हारी लड़का बनी हुई बहू तुम्हें पसंद आने लगी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस इतने अच्छे से मालिश की इसलिए मैंने इसकी तारीफ कर दी। मम्मी जी पापा जी आपस में लड़ाई नहीं करते। अच्छा आप ये बताइए, शाम के खाने में क्या खाएंगे? पनीर, दाल मखनी, पुलाव, कुछ भी स्पेशल बता दीजिए। अरे भाई, ये सारी चीजें मुझे तो खाने में बहुत ही पसंद है। तुम क्या कोई औरत हो जो पनीर दाल मखनी बनाओगी? हाँ, अरे लड़का हो तो लड़के की तरह बिहेव किया करो ना। भले ही मैं लड़का हूँ तो क्या हुआ, अब तो मैं ऋषभ की पत्नी और आपके घर की बहू हूँ, तो मुझे उसी तरह से रहना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, जो तुम्हें पसंद है बना लो। आदमी रसोई में खाना बनाते हुए कैसे लगते हैं, जरा मैं भी तो देखूं। शाम को दीपक सबके लिए अच्छा सा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देता है। ऋषभ ऑफिस से जब लौट कर आता है, सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अरे वाह, क्या गजब का पनीर और दाल मखनी बनाई है। ऐसा जायका तो होटल के खाने में भी नहीं आता। दीपक, कितना अच्छा खाना बनाती हो, मेरा मतलब बनाते हो। तुम्हारी इसी अदा की वजह से तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। अरे बहुत हो गया, आदमी होकर आदमी से प्यार करते हो। अरे लेकिन कुछ भी कहो, जरा खाना खा कर तो देखो ऋषभ की माँ, मजा आ जाएगा। हाँ वैसी बात तो आपकी सही है, खाना तो वाकई में लाजवाब है। इतना स्वादिष्ट पनीर तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया। इतना अच्छा होता अगर ये दीपिका होती। और फिर अगली सुबह कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर ऋषभ के माँ और पापा ना केवल खुश होते हैं, बल्कि हैरानी से उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्होंने जो नजारा अपनी आंखों के सामने देखा, उसे देखकर उन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं हुआ। सुबह का वक्त था, सब लोग बालकनी में बैठकर सुबह की चाय का इंतजार कर रहे थे। तभी रसोई में से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की
जिसके लंबे लंबे बाल थे और जिसने साड़ी पहनी हुई थी, हाथ में चाय की ट्रे लेकर वहाँ आती है। अरे ये कौन है? रातों रात हमारा लड़की बहू बन गया क्या? मुझे लगता है कोई सपना देख रहा है। इतनी सुंदर बहू तो हमने सपने में भी नहीं देखी। देखा माँ, जादू हो गया, जादू। अरे लेकिन ये है कौन? तुम्हारा वो आदमी वाला पत्नी कहाँ चला गया? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं दीपक नहीं, दीपिका हूँ। इतने दिन से लड़के के कपड़े पहनकर आपके घर में आपकी बहू बनी हुई थी। माँ, ये दीपक नहीं, दरअसल ये दीपिका थी। लेकिन इसे लड़कों की तरह रहने का शौक था और इसे लड़की की तरह रहना मंजूर नहीं था, इसलिए मैं इसे लड़के के रूप में आपकी बहू बनाकर यहाँ ले आया। तो फिर अचानक ये उसका हृदय परिवर्तन और रूप परिवर्तन कैसे हो गया? वो क्या है ना, मुझे बाद में एहसास हुआ कि आप लोग इस बात को लेकर बहुत दुखी हैं कि आपकी बेटी ने एक लड़की के साथ शादी की है, इसलिए मैं अपने असली रूप में वापस आ गई। हमने कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो तुम्हारे जैसा, मेरा मतलब तुम्हारे जैसी बहू मिली, इतनी खूबसूरत और इतना ख्याल रखने वाली। भला हो भगवान का कि हमें लड़की बहू मिली है, लड़का बहू नहीं। बहू और बुलेट घर के बाहर फट 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 की जोर से आवाज हुई। सीमा को लगा कि पटाखे फूट रहे हैं। वो डर के मारे घर से बाहर निकली। देखा तो सामने योगेश यानी कि पतिदेव एक बुलेट बाइक पर बैठे हैं। अरे डर गई क्या? बाइक लेकर आया हूँ तुम्हें घुमाने के लिए। सच में? मुझे लगा पटाखे फूट रहे हैं। अरे पटाखे भी फूटेंगे और मिठाई भी बटेगी। माँ को तो बुलाओ। माँ भी बाहर आ जाती है। अरे योगेश बेटा, इतनी जल्दी आ गया? और ये गाड़ी किसकी है? साहब की है? हाँ माँ, तुम्हारा बेटा साहब से कम है क्या? मेरी है। अरे बेटा, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, इससे तो तू घोड़ा ही ले लेता, महंगी पड़ी होगी ना? माँ, महंगी सस्ती छोड़ो और मिठाई लाया हूँ, गांव में बंटवा दो। अरे बंटवा क्यों दो, पीछे बैठो, गांव में बांट कर आते हैं। सब खुश थे। योगेश गांव के बाहर एक कोयले की खादान में मजदूरी करता था। मेहनत और अकल से उसने वहां ठेकेदारी का काम सीख लिया और सूझबूझ से ठीक ठाक पैसा बनाने लगा। गांव में बात फैल गई कि योगेश के घर धमाका गाड़ी आई है। ऐसी गाड़ी पहले कभी किसी ने गांव में तो देखी नहीं थी। योगेश और माँ गाड़ी से वापस घर आ जाते हैं। बेटा, बाबूजी ऊपर से देख रहे होंगे और आशीर्वाद भी दे रहे होंगे तुझे। वो होते तो उनको भी घुमाता माँ। पूरे गांव में नाच नाच के मिठाई बांटने जाते। जैसे मैंने नाच नाच के बांटी थी जब वो अपने लिए एक साइकिल लेकर आए थे। बस बस, बाबूजी दो बात भी सुनाते कि फटफट वाली फटपटी ले आया। सीमा आगे कहती है, अपने लिए तो ये गाड़ी ले आए और मेरे लिए? अरे ये गाड़ी तुम्हारे लिए ही तो है। पक्का मेरे लिए है? अरे पक्का तुम्हारे लिए है। अगली सुबह जब योगेश सो रहा होता है तो उसे बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। वो घबरा कर चिल्लाता है, चोर चोर, मेरी गाड़ी ले जा रहा है, चोर चोर। माँ भी जागती है और योगेश के साथ दरवाजे की तरफ भागती है। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सीमा गाड़ी चला रही है। अरे बहू, नाक कटवाओगी क्या? ये क्या कर रही हो? अरे गिर जाओगी, ये क्या कर रही हो तुम? सीमा गाड़ी को रोक कर कहती है, सारे गांव में घुमा लाई, कहीं नहीं गिरी। क्या? सारे गांव में घुमा लाई? अरे लोग क्या कहेंगे बहू, सोचा क्या एक बार? यही कहेंगे कि कितनी अच्छी गाड़ी है। अरे तुम्हारे बारे में? हाँ, कहेंगे ना कि देखो कितनी अच्छी गाड़ी पर बैठी है। बहू गाड़ी रखकर योगेश और सासू माँ के पास जाती है। तुमने कब गाड़ी चलाना सीखा? हमारे बाबूजी के पास पुरानी स्कूटर थी, सीख ली। फिर स्कूल में एक मास्टर जी भी ऐसी ही गाड़ी लेकर आते थे, उन्होंने सिखा दी। हाँ, स्कूल के मास्टर आजकल यही सब तो सिखा रहे हैं। पढ़ाई का कुछ सिखाते तो कुछ भला होता। अरे बहू, अब गाड़ी मत चलाना। हमारे परिवार में कभी किसी औरत ने पीछे से आगे की सीट पे आने की हिम्मत नहीं की है। तुम भी मत करना, समझी? जी समझ गई माँ जी।
सीमा सास की बात सुनकर चुपचाप रसोई में जाकर उदास होकर खाना पकाने लगती है। सास सुबह सुबह मंदिर से पूजा करके लौट रही होती है, तभी उसे दो औरतें रोक लेती हैं और कहती हैं, अरे बहू को थोड़े अच्छे लक्षण भी सिखा दो, गाड़ी चलाने निकली थी, गांव की मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है। वही तो, अरे पैसे आने लगे हैं तो क्या मतलब कि किसी रीति रिवाज को नहीं मानोगे? अरे समाज में रहना है तो समाज के ढंग से ही रहना पड़ता है। अरे लाज भी नहीं आई बहू को, चूल्हे चौके से निकलकर सीधे गाड़ी लेकर चौराहे चबूतरे नाप लिए, फट 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 करते हुए। अरे कुछ कह देना उसे। अरे ये क्या कहेगी, बूढ़ी सास है, इनकी थोड़ी ना चलती होगी घर में। हाँ, बहू की ही चलती होगी, मर्जी भी और गाड़ी भी। सास सब सुनकर घर आती है और बहू को चिल्ला के बुलाती है, अरे नाक कटवा दी सबके सामने गाड़ी चलाकर, औरत जात गाड़ी नहीं चलाती। शहरों में तो 4 पहियों वाली गाड़ी भी चलाती हैं और हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज भी। शहर में थोड़ी ना रहती हो मैडम साहिबा, आज के बाद गाड़ी से ही नहीं यूं भी निकलना बंद तुम्हारा घर से। माँ सही कह रही है, कहीं भी जाना हो तो मुझे बता देना, मैं लेकर चलूंगा। आज माँ को तुम्हारे कारण कितनी बातें सुननी पड़ी। इतना कहते हुए योगेश वहां से चला जाता है। बारिश की वजह से कारखाने के रोड पर कीचड़ रहता है, इसीलिए योगेश गाड़ी घर रख कर जाता है और किसी से लिफ्ट लेकर कारखाने पहुंचता है ताकि नई गाड़ी गंदी ना हो। लेकिन शाम को इतनी तेज बारिश होती है कि उसे वापस आने का कोई साधन ही नहीं मिलता। बारिश बढ़ती जाती है, रात के 11 बज जाते हैं। रास्ते में एक नदी का ब्रिज है, अगर उस पर पानी आ गया तो योगेश कारखाने में ही फंस जाएगा। पूरी रात भूखे प्यासे बितानी पड़ेगी। घना अंधेरा, बिजली की कड़कड़ाहट और तेज बारिश। राजेश डर भी रहा था, ठंड से कांप भी रहा था। तभी उसे रोड से आती हुई एक रोशनी दिखती है। वो देखता है कि उसके सामने एक बाइक आकर खड़ी हुई है। वो ऊपर वाले को धन्यवाद देकर उस बाइक वाले आदमी की तरफ बढ़ता है, पर पास जाकर देखता है तो भौचक्का रह जाता है। सीमा, तुम यहाँ इतनी बारिश में गाड़ी पर? पहले बैठो तो, नदी ब्रिज पे आ जाएगी तो जाना मुश्किल हो जाएगा। योगेश गाड़ी के पीछे बैठता है। सीमा गाड़ी चला रही है। मैंने तो तुमको पहचाना ही नहीं। गाड़ी की आवाज तो पहचानी होगी ना? अरे पर मुझे नहीं पता था कि तुम आओगी। अच्छा किया कि तुम आ गई। माँ नहीं आने दे रही थी, पर हमेशा पति पत्नी की रक्षा थोड़ी ना करेगा, पत्नी को भी तो करनी चाहिए। योगेश को सुबह अपने किए पर पछतावा होता है। उसकी आंख में आंसू आ गए जो बारिश की बूंदों में बह गए थे। उसके बाद सीमा को सास ने और योगेश ने खुशी खुशी समाज की सीमा लांघने की मंजूरी दे दी। अब वो जहां भी जाती फट 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 गाड़ी पे ही जाती। कंचन के बेटे ऋषि की शादी कहीं नहीं हो रही थी। एक तो ऋषि मोटा, ऊपर से कमाई भी कोई खास नहीं। लेकिन कंचन को तो शौक था मॉडर्न बहू लाने का, और उसे एक दिन ऐसी लड़की मिल भी जाती है। हमें तो आपका ऋषि बहुत पसंद है, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, मेरी बेटी के शौक थोड़े से अलग है बहन जी। अरे बहन, हमें सब पसंद है। आपकी प्रियंका जैसी लड़की की तलाश मुझे कब से थी, जींस पहनकर अंग्रेजी में गिटर पिटर बोला करे। अरे बहन जरा सुन तो लो, मेरी बेटी के शौक क्या क्या है। अरे नहीं नहीं बहन, बस लड़की को देख लिया तो सब कुछ देख लिया। आप ना शादी की तैयारी करो, और वो जरा सामान की लिस्ट भी दी है ना मैंने। हाँ बहन जी, सारा सामान शादी से एक दिन पहले ही आपके दरवाजे आ जाएगा। मजा आ गया, मजा आ गया। अब तो बस आप शादी की तैयारी करो। प्रियंका के माता पिता के जाने के बाद कंचन का पति उससे कहता है, अरे भाग्यवान, तुम तो कुछ ज्यादा ही जल्दी दिखा रही थी शादी की। अरे बोलने तो देती, लड़की की माँ क्या बोलना चाह रही थी। अरे आप चुप रहिए जी, कुछ पता भी है आपको, बस मुफ्त में बोले जा रहे हैं। मेरी दोस्त शशि की बहू देखी, लंबी पतली और पढ़ी लिखी, हजारों में कमाई और संस्कारी भी। अरे पर जब वो मेरी बहू देखेगी तो जल भुन जाएगी। लेकिन तुम तो शादी ऋषि के लिए कर रही हो ना, या शशि के लिए? तुम्हारा लड़का कुछ कमाता भी नहीं है
और शरीर भी भगवान की दुआ से फूलता ही जा रहा है। फिर बोले आप हैं? फिर बोले आप? मैंने कहा ना, प्रियंका जैसी जींस पहनकर अंग्रेजी झाड़ने वाली बहू किस्मत वालों को ही मिलती है। चुप रहिए आप। पति के लाख कहने पर भी कंचन ऋषि की शादी प्रियंका से करवा देती है। लेकिन प्रियंका जैसे ही घर में आती है वैसे ही जोर जोर से चिल्लाकर नाचने लगती है। आज मेरी यार की शादी है, आज मेरी यार की शादी है, अरे नाचो मां नाचो। आज मेरे यार की शादी है। कंचन, उसका पति और ऋषि ये देखकर हैरान रह जाते हैं। लग रहा है बहू को शादी की बड़ी खुशी है। हाँ हाँ, बहू क्यों नहीं, हम भी नाचेंगे। अरे नाचो नाचो जी, मुंह क्या देख रहे हो? चलो चलो नाचो, बहू कह रही है। कंचन ये कहकर प्रियंका के साथ नाचने लगती है। ऋषि और उसके पिता वहां से चले जाते हैं। अगले दिन कंचन अपनी सहेलियों को प्रियंका से मिलवाने के लिए घर बुलाती है, जहाँ शशि भी आती है। अरे शशि, कैसी हो? मैं ना तुम्हें प्रियंका से मिलवाती हूँ। अरे सच में बहुत ही एडवांस सोच की लड़की है। कितने मॉडर्न ख्यालात है उसके, पता है तुम्हें? अरे हाँ कंचन, जरूर। बच्चों की शादी अच्छी ही होनी चाहिए। और वैसे भी तुझे तो शुरू से ही ऊंचे ख्याल की बहू चाहिए थी। तभी कंचन की सहेली कहती है, अरे कंचन बुलाओ ना प्रियंका को, हम भी मिल ले। अरे बहू प्रियंका, जरा बाहर तो आना। कई बार आवाज देने के बाद भी प्रियंका बाहर नहीं आती है तो कंचन को बुरा लग जाता है। वो उसे लेकर बाहर आती है, लेकिन ये क्या, प्रियंका लड़खड़ाती हुई बाहर आती है और उसके हाथ में शराब की बोतल होती है। हालांकि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और ये हमारी किडनी के लिए बहुत ही खतरनाक है, लेकिन कंचन की बहू प्रियंका पूरे नशे में होती है। अरे इतने सारे लोग। ये कहकर वो शशि के पास जाती है। आंटी जी, पत्ते खेलेंगी? पत्ते? अरे दूर हो, दूर हो, तुम्हारे मुंह से तो शराब की बदबू आ रही है। अरे कंचन, माना तुम्हें मॉडर्न बहू चाहिए, लेकिन आधुनिकता का मतलब ये तो नहीं ना। बुरा ना मानना कंचन, तुम्हें पता था कि तुम्हारे बेटे की कमाई और शरीर दोनों ही ठीक नहीं है, तो तुम्हें उसी हिसाब की लड़की से शादी करवानी चाहिए थी। ऐसा कहकर सभी औरतें वहां से चली जाती है। तभी प्रियंका की माँ कंचन के घर आती है। अरे बहन जी, बड़ी चालाक निकली आप तो। बिना बताए अपनी पियक्कड़ बेटी मेरे लायक बेटे के गले में बांध दी। आए हाय, बड़ी आई बिना बताए। उस दिन जब मैं ये बात बता रही थी तो तुम तो सुनने को भी तैयार नहीं थी। अब भुगतो तुम। ये कहकर वो माँ से वापस चली जाती है। सबके जाने के बाद कंचन अपना सर पकड़ लेती है। हाय रे, आधुनिकता की अंधी दौड़ में मैं अपनी संस्कृति ही भूल बैठी थी। अब तो राम ही बचाए मुझे। शिल्पी घर के काम से फ्री होती तो बोर होती, जिसके बाद उसने घर में ही दुकान खोलने की सोची। अरे ये इतने सारे कपड़े, अरे बहू क्या करेगी इनका? माँ जी, मैं घर में बोर होती हूँ तो सोचा सामने के कमरे में कपड़ों की दुकान खोल लो। घर का काम भी हो जाएगा और 4 पैसों की कमाई भी। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी तेरी मदद कर दिया करूंगी। वाह माँ जी, तब तो मजा आ जाएगा। अब हम दोनों मिलकर खूब पैसे कमाया करेंगे। अब क्या था, सास बहू का काम चल पड़ा। एक दिन, अरे राकेश की माँ, सुनती हो? कहाँ चली गई? भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे नंदिनी, कहाँ हो? भूख लग रही है। पापा कहाँ है माँ? पता नहीं बेटा, भूख लग रही है। आज तो किसी ने चाय भी नहीं पूछी। तभी सास बहू घर के अंदर ढेर सारे सामान के साथ आती हैं और वो भी हंसती हुई। अरे वाह बहू, ये तो बड़ी अच्छी मार्केट दिखाई तूने। बड़ा ही सस्ता सामान था। हाँ माँ जी, और ये सामान हम डबल पैसों में बेचेंगे, मजा आ जाएगा। अरे बहू, भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दे। माँ क्या बात है, आज किसी ने पापा को चाय भी नहीं दी?
अरे बेटा, अब 40 साल में तेरे पापा ने क्या चाय बनाना भी नहीं सीखा? अरे बेटा रहने दे अब इस बहस को। तुम लोगों ने वैसे बनाया क्या है? बहू परेशान हो जाती है और सास को अकेले में लेकर जाती है। माँ जी, आज तो हम लोगों ने खाना ही नहीं बनाया। अरे बेटा, बाहर के छोले भटूरों से पेट इतना भर गया कि याद ही नहीं रहा कि घर में ये लोग भी हैं खाना खाने के लिए। अब क्या किया जाए? तभी घर में एक महिला आती है। जी, वो सुना है आप लोगों की यहाँ साड़ी बिकती है, जरा दिखाएंगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। माँ जी, आप इन्हें साड़ी दिखाइए, मैं तब तक पिताजी और इनके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। सास उस औरत को लेकर सामने वाले कमरे में चली जाती है जहाँ उन लोगों ने दुकान खोली थी। वहीं बहू भी किचन में चली जाती है। अब इतनी जल्दी क्या बनाऊं? पापा जी तो खाने के लिए भी बैठ गए हैं। आइडिया, मैं खाना बाहर से ही ऑर्डर कर देती हूँ। थोड़ी देर में खाना आ जाता है और बहू टेबल पर खाना लगा देती है। हे भगवान, कितनी कड़वी दाल बनाई है बेटा। नहीं नहीं पिताजी, वो क्या बात है नंदिनी, रोटी तो चबाई ही नहीं जा रही है, लग रहा है रबड़ खा रहा हूं। एक तो इतने महंगे होटल से खाना मंगवाया और वो भी इन लोगों को पसंद नहीं आया। तभी सास नोट गिनती हुई बाहर आती है। वाह माँ जी, बड़ी कमाई हुई लगती है। हाँ, मैंने वो 2000 वाली साड़ी 3000 में बेच दी। अरे वाह माँ जी। दोनों सास बहू बहुत खुश हो जाती हैं। मेरे पेट में ना बेटा जोर का दर्द हो रहा है। अरे माँ, क्या हुआ? पेट में दर्द? बाहर का कुछ खाया था क्या? मैदा तो नहीं खा लिया? मैंने छोले भटूरे खाए थे। माँ, क्यों खाए? आपको तो पता है कि आपको मैदा सूट नहीं करता। चलिए माँ को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तभी अंदर से पापा की आवाज आती है। हे भगवान, मेरा तो पेट खराब हो गया। सब पिताजी के पास जाते हैं। पिताजी, आपको क्या हुआ? खाना बासी था शायद। अरे पिताजी, नंदिनी जानती है कि बासी खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो ऐसा क्यों देगी, है ना नंदिनी? वो खाना मैंने बाहर से ऑर्डर किया था। मैं और माँ दुकान का सामान लेने गए थे, इसलिए खाना नहीं बना पाए। क्या नंदिनी, दुकान के चक्कर में तुमने तो सारे घर का हाल बिगाड़ रखा है। चलो अब माँ और पापा को लेकर अस्पताल चलते हैं। अस्पताल में जाने पर डॉक्टर कहते हैं, हाँ, इन दोनों को तो एक दिन के लिए एडमिट करना पड़ेगा। क्या? क्यों? पेट ही तो खराब है ना। हाँ, तो घर ले जाइए ना, अगर लग रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है। और हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए इन लोगों को एडमिट कर रहे हैं। नर्स, जरा इन लोगों को बिल तो दे देना। चलिए मैं आप लोगों को पैकेज समझा देती हूँ। जब बहू के हाथ में बिल आता है, हे भगवान, 60,000 रुपए! इतना तो मैंने कमाया भी ना था। अब समझ गई कि कमाई के चक्कर में घर के लोगों की सेहत के साथ मैं खिलवाड़ कर रही थी। नाटी दुल्हन। मयंक की बीवी नेहा की हाइट बहुत ही कम थी। वो इतनी नाटी थी कि लोग उसका कई बार मजाक बना देते। अरे नेहा, तेरे लिए तो मुझे किचन में टेबल रखना पड़ेगा। माँ जी, इतनी भी नाटी नहीं हूँ मैं, और हाँ, हिल्स पहन कर तो बिल्कुल आपके बराबर आ जाती हूँ। अरे तेरे पापा ने महंगी कार का लालच दे दिया, वरना तो मेरे बेटे के लिए लंबी लंबी लड़कियों की लाइन लगी थी। क्या बताऊं तुझे, कटरीना फैल थी उनके सामने। पर माँ जी, आपका मयंक भी तो हाइट में कौन सा अभिषेक बच्चन की तरह है जो कटरीना मिल जाती। वैसे भी मेरी और इनकी जोड़ी तो राम सीता की जोड़ी है, राम सीता की। एक दिन सभी खाना खा रहे होते हैं, तभी माँ, दाल बहुत अच्छी बनी है, जरा और देना। रुको जी, मैं लेकर आती हूँ, किचन में है, वैसे भी मैं खड़ी ही हूँ। ये सुनकर सास हंसने लगती है। तुम खड़ी हो या बैठी, एक जैसी लगती हो। बस कीजिए जी, अभी हिल्स नहीं पहनी है, वैसे भी हिल्स पहनती हूँ तो आपके बराबर ही लगती हूँ। एक दिन नेहा सब्जी लेने बाहर निकलती है तो पड़ोसन कहती है, अरे देखो देखो कितनी नाटी है। मयंक तो दिखने में अच्छा है, हाइट भी ठीक ठाक है, फिर क्या जरूरत थी ऐसी नाटी बहू लाने की।
दहेज बहन दहेज, अंधे हो गए थे पैसों के पीछे, अब करे जगह साई। दोनों की बात नेहा सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। आंटी जी एक बात बताओ, मेरे पापा के पास पैसे हैं, उनको अच्छी लड़की की तलाश थी, ये पसंद आए और शादी हो गई, इसमें मेरा क्या कसूर है जो आप लोग मुझे सुना रही हैं? अरे नहीं नहीं नेहा, हम तो तेरी सास की बात कर रहे थे कि कितनी लालची औरत है। देखिए वो लालची नहीं है, हाँ उनकी कुछ शौक है जो वो अपने बेटे से पूरा करवाना चाहती है, और देखा जाए तो उसमें उनकी गलती भी क्या है भला। अगर इन्होंने मुझसे शादी की है तो ज़रूर कुछ न कुछ तो अच्छाई नज़र आई होगी ना। और अब ना तो मैं आपकी बहू हूँ और ना ही आपके रिश्तेदारों को मुझसे मिलना है, फिर ये बात समझ नहीं आई कि आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं। ये बोलकर नेहा वहाँ से निकल जाती है। नेहा चलो तैयार हो जाओ, हम लोगों को एक पार्टी में जाना है। नेहा तैयार होकर पार्टी में जाती है, जहाँ मयंक का दोस्त उससे कहता है, अरे मयंक, तू लकी है यार, तेरी बीवी की हाइट इतनी कम है कि तुझे बच्चे की जरूरत ही नहीं है, भाभी ही बच्ची जैसी है। और मयंक, मेरी बीवी इतनी कम हाइट की हो ना तो मैं तो घर से बाहर ही ना निकलूं, कहीं फुदक कर चली गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सभी नेहा पर हंसने लगते हैं। तभी पार्टी की जगह पर आग लग जाती है। अरे भागो यहाँ से, जल्दी करो, निकलो यहाँ से। अरे लेकिन बाहर के दरवाजे पर ही आग है, अब कैसे बाहर निकलेंगे, कोई रास्ता भी नहीं है। अरे रास्ता है ना, अगर कोई इस खिड़की से बाहर निकलकर अगर सामने के दरवाजे में आग को बुझा दे तो सब निकल सकते हैं। तभी नेहा उस छोटे से जरोखे से बाहर निकलकर आग को बुझा देती है। अरे वाह, भाभी जी ने तो आज हम सबको बचा लिया। वाह भाई वाह, बीवी हो तो ऐसी, अपने पति ही नहीं बल्कि यहाँ मौजूद सभी की जान बचा ली है इसने। भाई मयंक, माफ कर देना, तेरी बीवी तो सच में कमाल है। मुझे ये बात पता है और मुझे मेरी बीवी पर गर्व है। नेहा मुस्कुराकर अपने पति की तरफ देखती है। कुछ दिनों बाद जब नेहा और उसकी सास मार्केट जाती है, वहां पर अरे भैया ये कपड़ा तो देना, कितने का पड़ेगा? माता जी, ये तो बहुत महंगा कपड़ा है, लेकिन अब बस सिर्फ 2 मीटर ही बचा है, मेरे तो किसी काम का है नहीं ये टुकड़ा, तो आप 100 रुपया ही दे दीजिए। अरे भैया तो मैं क्या करूंगी इस टुकड़े का, लेकिन वैसे है बड़ा ही सुंदर। तभी नेहा बोल पड़ती है, इसमें तो मेरी पूरी ड्रेस बन जाएगी। ये कहकर वो कपड़ा ले लेती है। अगले दिन नेहा वो ड्रेस पहनकर सास के सामने आती है। अरे वाह नेहा, ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर लग रही है, बड़ी महंगी होगी ना? अरे कपड़ा तो मैंने ही पसंद किया था, बस पूरा नहीं था तो इसने ले लिया। सिर्फ 200 रुपये की ड्रेस है ये पूरी। देखो माँ जी, नाटी होने का भी कम फायदा नहीं है। जैसे तैसे दिन कट रहे थे। सास और पड़ोसियों के मजाक बनाने का सिलसिला चल ही रहा था कि एक दिन मोहल्ले से जोर जोर से आवाज आती है, अरे मैं मर गई, भगवान मैं क्या करूं। अरे क्या हुआ? देखते हैं तो सभी एक हॉल के सामने भीड़ लगाकर खड़े हैं। मेरा बेटा प्रिंस गड्ढे में गिर गया है। पड़ोसन जोर जोर से रोने लगती है कि तभी वहां नेहा आ जाती है। रोइए मत, मैं प्रिंस को लेकर आती हूँ। ये बोलकर नाटी सी पतली सी नेहा गड्ढे में घुसकर बच्चे को बाहर ले आती है। अब क्या था, एक बार फिर नेहा के लिए पूरा मोहल्ला तालियां बजाता है। मुझे माफ कर दो नेहा, मैंने तुम्हारी हाइट का कितना मजाक उड़ाया था। कोई बात नहीं मौसी, प्रिंस ठीक है, ये बात है। अब वो दिन आता है जब सास नेहा की तारीफ करती है। वाह बहू वाह, तेरी तारीफें सुन सुनकर तो मैं खुश हो गई। आज तो तूने ये साबित कर दिया कि समाज में इंसान अपने रंग रूप और लंबाई चौड़ाई से नहीं बल्कि साहस और हौसले से काबिल कहलाता है। मुझे माफ कर देना बेटा। इसका नाम शशि रखते हैं। क्या समझी जी, शशि लड़कियों का नाम है, क्लास के बच्चे इसे चिढ़ाएंगे ना। हाँ, शशि की जगह कोई चची, शुशी या शुशु बोलेगा तो? हाँ, इसीलिए इसका नाम गणेश रखते हैं। अरे समधी जी, बच्चे की काया तो देखो, दुबला पतला है एकदम। गणेश जी तो मजबूत कद काठी के थे।
अपना बच्चा तो सिंगल हड्डी है। ये नाम जमेगा नहीं इस पर। हाँ, भैया की बेटी का नाम थोड़ा मॉडर्न रखते हैं, जैसे रॉकी। रॉकी? रॉकी तो हमारे डॉग का नाम है। अगर ऐसा ही नाम रखना है तो शेरू रख लो। आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं। अरे कुछ भी बोलना, रॉकी बोलने से तो बेहतर ही है ना। किरण और रवि को पहला बच्चा हुआ था। दोनों के ही परिवार वाले उस बच्चे का नाम रखने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। 3 महीनों से ये लड़ाई चल रही थी, मगर कोई भी एक ढंग का नाम नहीं रख पाए थे। किरण और रवि इस बात से बहुत परेशान थे, लेकिन परिवार के लोगों के सामने कुछ बोलते भी नहीं थे। दामाद जी पे गया है बेटा, उनका नाम रवि है तो इसका नाम शनि रख देते हैं। शनि देव रवि, यानी सूर्य के ही तो बेटे थे ना। अरे समधन जी, आपने अकल चोर बाजार में बेच दी है क्या? शनि कैसा नाम है? ऐसे तो आप आगे आने वाले बच्चों के नाम साढ़े साती और दैया रख देंगे। हैं? अरे जबान संभाल कर बात कीजिए। और आप भी जबान संभाल कर नाम बताइए। शनि नाम रखोगी तो कोई भी इस पर तेल डालकर चला जाएगा। किरण के सब्र का बांध टूट रहा था। बच्चे पे पहला हक उसकी माँ का होना चाहिए, है कि नहीं? नाम मुझे रखना था, लेकिन सब लोग मिलकर नाम रखना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि सब लोग लूडो खेल रहे हैं, कौन पहले नाम रखेगा बच्चे का। बात तो सही कह रही हो तुम, लेकिन तुमने क्या नाम सोचा है किरण? टाइगर। अरे यार किरण, माना कि तुमको टाइगर श्रॉफ पसंद है, पर बच्चे का नाम थोड़ी ना रख देंगे। ऐसे तो मुझे मोगेम्बो पसंद है, तो क्या बच्चे का नाम मोगेम्बो रख दूंगा? हाँ हाँ, मोगेम्बो नाम ही रख देते हैं। देखो तो, सुन के मोगेम्बो खुश भी हो गया। अरे मजाक छोड़ो। देखो, मैं पंडित को बुला रहा हूँ, सबको इकट्ठा करके एक नाम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? पंडित जी घर आते हैं और उनके साथ सब बच्चे का नाम रखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। पंडित जी, वैसे तो नाम हम सोच चुके हैं, लेकिन आप भी कोशिश कर ही लीजिए। नाम तो हम भी सोच चुके हैं, दिग्विजय नाम रखेंगे। ऐसा नाम रखो जो मुंह में ना अटक जाए, कोई ऐसा नाम हो जो झट से मुंह से निकले। तो ऐसा करते हैं, दांत नाम रख देते हैं, जल्दी से मुंह से निकलेगा ना। चुप हो जाओ बेटा, मुंह से दूध जैसी बातें नहीं निकाल सकते तो कम से कम गोबर जैसी बातें भी मत निकाला करो। यजमान लड़िए मत, काम खत्म करना है और मुझे और भी दान लेने मेरा मतलब है नाम रखने जाना है। अभी सुबह से एक बच्चे का नाम मुन्नी रख कर आया हूँ। हैं? अरे पंडित जी, ये तो नाम ही बदनाम है। ऐसा नाम रखते हैं, अगर आप तो रहने ही दीजिए। अरे नहीं नहीं, उनका बजट कम था, बजट बढ़ता तो नाम भी बड़ा रख देता। यार विकी नाम रख देते हैं ना। अरे यार, आप ये रॉकी, विकी, आलू टिक्की, काजू चिक्की जैसे नाम क्यों रखना चाहती हो इसका? ये बच्चा है, कोई खाने की चीज थोड़ी ना है। हम इस बच्चे का नाम मनहूस रख देते हैं। अरे क्यों? इसके आते ही कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं घर में। चुप रहो बहू, बच्चे के लिए गुस्से में कुछ भी मत बोला करो। आप मेरी बेटी से अच्छे से बात कीजिए। हाँ 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 करती हूँ। श्री श्री 1008 बहुदेवी जी, कृपया करके क्रोधित होकर शिशु के बारे में बुरे शब्दों के प्रयोग से बचें। अरे मेरी लड़की को ताने मत मारिए आप। तो फिर कोई गाना ही मार दूं? बताइए कौन सा गाना मारूं? कुछ कुछ होता है, या फिर दिल तो पागल है। आपसे तो मुंह मिलाना ही बेवकूफी है। सब लोग नाम को लेकर बहस करने लगते हैं। इस शोर शराबे से परेशान पंडित जी बोल पड़ते हैं। लड़के का नाम रखने में मत होइए परेशान, मेरे पास है इसका एक समाधान। ना लड़के वालों की ना लड़की वालों की मर्जी चलेगी। नाम बच्चे का वही होगा जो पहला शब्द उसकी जुबान बोलेगी। सब पंडित जी के इस उपाय को मान लेते हैं और सब बच्चे के आसपास खड़े होकर बोलने का इंतजार करते हैं। बच्चा थोड़ी देर में बोल उठता है। माँ माँ। मामा बोला, मामा बोला। तो क्या इसका नाम मामा ही रख दे?
बात तो यही हुई थी कि जो पहली बात बच्चे के मुंह से निकलेगी वही रख देंगे। बस पंडित जी ने बच्चे का नाम मामा रख के सबको मामू बना दिया। उस दिन के बाद से उस बच्चे का नाम पड़ गया मामा शर्मा। सब इस नाम पे बहुत पछताए, लेकिन अब पछताए क्या हो जब नाम पड़ गया मामा। शिक्षा: कोई भी जरूरी काम शांति से मिलकर करना चाहिए, वरना अनचाहे परिणाम के साथ समझौता करना पड़ता है।